गोत्र में क्यों नहीं करनी चाहिए शादी या विवाह। आज इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे विथ बायोलॉजिकल फैक्ट। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला, वेलकम टू बायोलॉजी टॉक्स विथ जागृति पटेल। तो मैं ये बताऊं कि सबसे पहले ये मैंने टॉपिक बीएससी प्रीवियस में मुझे एक लेक्चर के दौरान मिला था। तो एक प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे इस बारे में सभी क्लास को काफी अच्छे से समझाया था। तो तभी मेरे मन में विचार था कि मैं इस टॉपिक को जरूर एक बार, मुझे अगर मौका मिला तो जरूर एक्सप्लेन करूंगी। आज वो सही मौका है। बहुत सारे टॉपिक मैंने लिख के रखे हुए हैं और इसका कुछ एनालिज्म कर करके मैं आज आपसे बात करने वाली हूं, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दरअसल एक ही गोत्र में शादी करने वालों को संगोत्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता की 5 पीढ़ी और पिता की 7 पीढ़ी को छोड़कर यदि कोई मनुष्य अपनी ही जाति की किसी दूसरी कन्या से विवाह करता है तो वो विवाह मतलब ठीक विवाह होता है, वो संगोत्री में नहीं आता है। लेकिन इससे पहले की पीढ़ी में अगर कोई व्यक्ति शादी करता है, विवाह करता है, तो उससे बहुत दिक्कतें आती। पहली तो एक ही संगोत्री में विवाह करने से सबसे पहला जो होता है कि रक्त की जो नजदीकता है, ठीक है, समीपता है, सबसे ज्यादा होती है। रक्त की समीपता सबसे ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है कि इनमें सबसे पहले कुछ शिशुओं का विकास नहीं हो पाता। सही तरीके से विकास जो होना चाहिए, शिशुओं का विकास नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ा कारण है कि संगोत्री जो होता है पशु पक्षियों में, जो मतलब बेसिकली विवाह तो हम नहीं कहेंगे, रिप्रोडक्शन जो होता है उनका विकास इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो संगोत्री होता है। तो संगोत्री विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए या एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। यूजेनिक्स में ये बात बहुत अच्छे से बताई जाती है कि कभी भी एक गोत्र में मतलब लड़की या लड़के का विवाह बहुत वर्जित माना जाता है। सुसज्जिकी भी इसे कहते हैं, ये ब्रांच है बायोलॉजी की। साथ ही साथ अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्र भी इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि एक ही गोत्र में लड़की या लड़के का विवाह हो, तो ये वर्जित माना जाता है। अच्छा, वर्जित माने जाने के कारण भी है। मेडिकल साइंस, जिसे हम लोग इसकी बहुत अच्छी भाषा में बात करें तो यूजेनिक्स या सुसज्जिकी की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि क्यों एक ही संगोत्री या एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मैं कारण बताऊं कि इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में अनुवांशिक विकार बहुत ज्यादा आ जाता है। अनुवांशिक विकार समझते हैं? अनुवांशिक विकार ऐसे विकार जो कहीं ना कहीं किसी भी क्रोमोसोम में आ जाते हैं, जिससे कि उसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं, असमानताएं आ जाती हैं। ठीक, जब कभी भी संगोत्री विवाह होता है, बिल्कुल नजदीक के संबंध में विवाह होता है ना, नजदीकी रिलेशन में विवाह होता है, तो सबसे पहले प्राथमिक बंधता आ जाती है। ये पुरुष या स्त्री किसी को भी हो सकती है या दोनों को हो सकती है, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, उनके डीएनए पर। तो प्राथमिक बंधता भी आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, जिससे कि मतलब वे अपनी जनरेशन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रों को इस बात का पहले से ही संज्ञान था, इसलिए वे वर्जित मानते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? एक ही गोत्र में विवाह होने से ऐसा भी होता है कि संतानों में विकलांगता आ जाती है, अपंगता आ जाती है। ठीक, विकलांग संतानें उत्पन्न होती हैं, हाथ पैरों का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। एक गोत्र में विवाह करने से ये भी देखा गया है कि मृत शिशु का जन्म होता है। ठीक है, मृत शिशु का जन्म होता है। गर्भपात या गर्भकाल के दौरान भी शिशु का जो जन्म होगा वो मृत घोषित होगा। तो इस बात का ध्यान देना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद की एक रिसर्च है, काफी कुछ मैंने इसके बारे में एनालाइज किया है, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ। हैदराबाद में एक रिसर्च हुई थी सरोजनी देवी हॉस्पिटल में। तो जब सरोजनी देवी हॉस्पिटल में नजदीक के संबंध यानी एक ही गोत्र के कपल का जब मतलब उनका स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, तो 100 में से एक किसी शिशु को 1-2% शिशुओं को क्या हुआ था, विकलांगता या
मैं ये कहूं अनुवांशिक विकार हो गए थे। साथ ही साथ मैं इसकी बात करूं तो संगोत्री विवाह में उत्पन्न हुए जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें आंखों के विकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंधे हों, अंधे मतलब ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि पुत्री को पिता का गोत्र क्यों नहीं प्राप्त होता है, तो मैं इसकी बात करती हूँ। मैं आपको बता दूं कि फीमेल का जो सिंबल होता है डेट इज एक्स और मेल का यानी कि पिता का मैं अगर बात करूं तो XY होता है। ठीक, तो दोनों ही गुणसूत्र में समान संयोजन के डीएनए का पुनर्गठन हो जाता है या क्रॉस ओवर हो जाता है, तो कभी भी पिता का जो गोत्र है वो पुत्री को प्राप्त नहीं होता है। ये बात याद रखिए। अच्छा, पुत्र में पिता का गोत्र कैसे आ जाता है मैं ये बताती हूँ। तो क्रॉस ओवर को भाई XX है और XY है, XX तभी पुत्री बनती है। जब पुत्री का निर्माण हुआ तो उसमें क्या होता है, समान गुणसूत्रों की संरचना का पुनर्गठन हो रहा है, डीएनए का पुनर्गठन हो रहा है, क्रॉस ओवर का प्रोसेस हो रहा है, और क्रॉस ओवर के इससे क्या होता है, माता तथा पिता दोनों का ही गोत्र लड़की को प्राप्त होता है। ये बात आप समझिए। उसके बाद पुत्र को पिता का गोत्र कैसे प्राप्त होता है, अगर मैं XX की बात करूं यानी कि जो माता है वो XX है, पिता है XY, तो क्या बनेगा संरचना XY। यहाँ पे एक ही संरचना ना होकर के असमान संरचना का पुनर्गठन होता है, जिससे कि गोत्र की प्रणाली का आधार होता है। शास्त्रों में इसी के आधार पर गोत्र का मतलब पूरा एनालिज्म करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये जो 5 और 7 पीढ़ी की बात कही गई है, ये Y गुणसूत्र के आधार पर ही गोत्र के निर्धारण की बात कही गई है, तो आपको इसे याद रखना है। उसके बाद मैं बता दूं कि जैसे कि वैदिक जो प्रणाली है गोत्र की, या मैं ये बात करूं कि शास्त्रों के अनुसार Y गुणसूत्र को बड़ा महत्व दिया गया है। Y गुणसूत्र को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि वो पिता से आता है और वो जनरेशन टू जनरेशन चला जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर संगोत्री है कोई, ठीक है, मेल और फीमेल, लड़का लड़की संगोत्री हैं, तो उसमें क्या होगा, भाई बहन वाला रिश्ता आ जाता है। तो वो संपर्क जो होता है, उनका पूर्वज जो होते समान होते हैं, रक्त की समीपता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक, गुणसूत्र में सबसे ज्यादा समानता होती है, रक्त में समानता सबसे ज्यादा होती है, अनुवांशिक विकार बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, और अगर संगोत्री विवाह होता है तो व्यवहार एक जैसा होता है, मतलब कोई भी उसमें मतलब वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन होना अच्छा होता है, मतलब नई जाति, नई तरीके की जाति का निर्माण होगा, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है वेरिएशन। तो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नयापन देखने को नहीं मिलता है शिशुओं में। ठीक है, रचनात्मकता का अभाव होता है। ठीक, रचनात्मक जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक, मानसिक अपंगता, गंभीर रोग की संभावना बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो संगोत्री विवाह इसलिए भी नहीं करना चाहिए। संगोत्री विवाह का इसीलिए शास्त्रों में, या मैं ये बताऊं आज भी बहुत सारी मतलब जब शादियां होती हैं, विवाह होता है, तो कहते हैं कि गोत्र मतलब मायने रखता है और जरूरी है। मैं इस चीज को मानती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्यों गोत्र का संबंध सीधे कन्यादान से होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब लड़की को दिया जाता है तो कन्यादान किया जाता है। सबसे पहले कन्यादान होता है तो पिता कन्यादान करता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके गोत्र का संवहन अब प्रेषित ना हो। तो कन्यादान के पश्चात क्या हो गया, वो दूसरे कुल की हो गई, यानी कि उसका गोत्र अब नया हो गया, नए कुल की हो गई। तो गोत्र को मतलब हटाने के लिए, क्योंकि पिता का गोत्र जो है वो कभी भी पुत्री में नहीं जाता, बस उसको एक मतलब एक शास्त्रों के अनुसार इसीलिए कन्यादान कराया था ताकि वो प्रेषित ना हो पाए, उसका संवहन ना हो पाए। तब कन्यादान के पश्चात वो जो लड़की होती है बेसिकली वो क्या होती है, दूसरे गोत्र या दूसरे कुल की हो जाती है। ठीक, तो ये आपको और इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो पिता के गोत्र का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है, और पति या वर के गोत्र का क्या हो जाता है, मतलब ग्रहण हो जाता है, वो उसे मतलब वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से गोत्र की पूरी बात होती है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जैसे ही पिता ने अपने गोत्र का परित्याग किया, कन्यादान हुआ,
तो अब डीएनए में लगभग 95% तक, मतलब जब वो कॉम्बिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, उससे नई जनरेशन बनेगी, तो गोत्र नया है, नयापन आएगा, व्यवहार आएगा, अनुवांशिक विकार बिल्कुल नहीं होंगे, एक स्वस्थ संतान का जन्म होगा। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए बायोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से भी मैं कहूं तो संगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से भी कहूं तो संगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ कुंडली के उससे भी कहूं तो संगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको पहले की बायोलॉजी टॉक्स जो थी उससे ज्यादा इफेक्टिव नजर आई होगी, और आई होप कि अगर आज की बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स टू ऑल टू वॉच बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल ऑन संडे। I am very glad to explore this knowledge. Thank you and keep watching.